सबसे पहले आपके लिए मैसेज। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होगी, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकेगा। याद रखिएगा इस बात को। तो आज की वीडियो शुरू करें हम। आज की वीडियो का विषय है 1857 की क्रांति। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विषय दो भागों में बनाया गया है। पहले भाग में 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि ये क्रांति 1857 में ही क्यों हुई, इस क्रांति का नेचर क्या था, क्या ये सैनिकों की क्रांति थी, क्या ये किसानों की क्रांति थी, ये क्रांति असफल क्यों हुई, इस क्रांति के प्रभाव क्या पड़े, इत्यादि का विस्तार पूर्वक व्याख्या आप इस वीडियो में देखेंगे। और इसका दूसरा भाग, जिसमें 1857 की क्रांति को लेकर जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको अगले वीडियो में दी जाएगी, और ये अगली वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी। इस वीडियो में मुख्यतः मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन होंगे और उनका उत्तर व्याख्यापूर्ण तरीके से किया जाएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करें, जिसका विषय है 1857 की क्रांति। भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा विवादास्पद घटना अगर कोई है तो वो है 1857 की क्रांति, और सबसे ज़्यादा विवादास्पद होने के कारण ही ये सबसे ज़्यादा चर्चित भी रही है और इसी कारण सबसे ज़्यादा आकर्षक घटना भी मानी गई है 1857 की क्रांति। और यही कारण है कि इस विषय पर सबसे ज़्यादा लिखा गया है। भारतीय इतिहास में अगर किसी विषय पर सबसे ज़्यादा लिखा गया है तो वो है 1857 की क्रांति। क्या विदेशी इतिहासकार, क्या भारतीय इतिहास, सब लोगों ने इस विषय पर लिखा है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के विषय में लिखा है, उन सारे इतिहासकारों की राय बिल्कुल अलग अलग है। कोई इतिहासकार इसको सैनिकों की क्रांति कहता है, कोई इतिहासकार इसको किसानों की क्रांति कहता है, कोई इतिहासकार इसको सामंतों की क्रांति कहता है, कोई इसको जनता की क्रांति। जितनी मुँह उतनी बातें। इन सब के ऊपर हम आगे चलकर देखेंगे। उसके पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये क्रांति 1857 में ही क्यों हुई। इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्लासी के युद्ध में। हमको मालूम है कि भारत में अंग्रेजी गुलामी की शुरुआत कब से हुई है। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, और इस प्लासी के युद्ध 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका बिल्कुल नगण्य हो गई। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका क्या रह गई कि भारत में येन केन प्रकारेण अपने साम्राज्य को बढ़ाना, राज्यों को हड़पना, राजाओं को अपने अधीन लाना और भारत को आर्थिक रूप से लूटना, निचोड़ना। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के द्वारा, या ये कह लें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, प्लासी के युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक लूट और आर्थिक लूट की प्रक्रिया चालू कर दी गई। और इस राजनीतिक और आर्थिक लूट के कारण पूरा भारत बहुत बुरी तरह असंतुष्ट हो गया, और पूरा भारत असंतोष रूपी बारूद के ढेर के रूप में बदल गया। और इस बारूद के ढेर को आवश्यकता थी एक छोटी सी चिंगारी की, और वो चिंगारी मिल गई 1857 में चर्बी वाले कारतूसों से। और यही कारण है कि चर्बी वाले कारतूसों को लेकर भारतीय सैनिकों ने जब विद्रोह किया, तो उस विद्रोह के साथ जो लोग भारत में अंग्रेजी सरकार से परेशान थे, प्रताड़ित थे, अंग्रेजी शासन के कारण बेरोजगार हो गए थे, वो सारे के सारे लोग 1857 में इस क्रांति में भिड़ गए, जुड़ गए और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिए। तो यही कारण है कि यह क्रांति 1857 में हुई। इसे और विस्तार से अगर हमें जानना है तो हमको 1857 की क्रांति के कारणों पर जाना पड़ेगा कि आखिर 1857 की क्रांति के कारण कौन कौन से थे। तो इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था आर्थिक कारण। अंग्रेज़ों के द्वारा 1757 के बाद जो भारत को जिस तरीके से लूटा और निचोड़ा गया था, ये
इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण बना। कुछ अंग्रेज इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी इस दौरान वो एक स्पंज की तरह थी। कैसा स्पंज? ऐसा स्पंज जो गंगा नदी से पानी को सोखता और ले जाकर टेम्स नदी में निचोड़ देता। कहने का मतलब भारत की धन और संपत्ति को बुरी तरह से लूटा गया, निचोड़ा गया। इस आर्थिक लूट की घटना को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा उठाया गया। नौरोजी के द्वारा अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहली बार इस लूट को एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया और वो सिद्धांत था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, या इसको हिंदी में कहें तो धन के निष्कासन का सिद्धांत। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा अपनी इसी बुक में भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय का अनुमान भी लगाया गया था। तो इन 100 वर्षों में भारत में अंग्रेज़ों ने ऐसी आर्थिक नीति को अपनाया कि भारत के लोग बहुत बुरी तरह संतुष्ट हो गए। जैसे हम देखें भूमिकर या लगान कहें, इतना ज़्यादा कि जब इनको वसूलने जाते थे तो सेना लेके जाना पड़ता था और जो किसान लगान नहीं दे पाते थे उन सारे किसानों की ज़मीन जब्त करके नीलाम कर दी जाती थी। तो बेचारे किसान बेरोजगार हो गए। इसी प्रकार से हम देखें भारत का हस्तशिल्प उद्योग, ये इसी समय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा भारत को बने बनाए रेडीमेड सामान का बाजार बना दिया गया। तो जो भारत का हस्तशिल्प उद्योग था वो इसका सामना नहीं कर पाया और बहुत बुरी तरह से नष्ट और भ्रष्ट हो गया। तो इस कारण जो हमारे कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए। इसी प्रकार से भारत, जो कि सूती वस्त्र उद्योग का उद्गम केंद्र था, पूरे विश्व में भारत के सूती वस्त्र उद्योगों की तूती बोलती थी। अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति अपनाई कि भारत का सूती वस्त्र उद्योग पूरी तरह से नष्ट कर दिया और भारत को रेडीमेड वस्त्रों का बाजार बना दिया। तो ऐसी आर्थिक नीति के कारण क्या हुआ कि भारत के लोग अपना काम धाम छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और जब कोई आदमी बेरोजगार होगा तो निश्चित है कि उसमें बहुत भयंकर असंतोष आएगा और इसी कारण भारत के लोग बहुत बुरी तरह असंतुष्ट थे अंग्रेजी शासन से। इसके अलावा हम देखें 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। हमको मालूम है कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने सहायक संधि प्रणाली को लागू किया। वेलेस दिल्ली के द्वारा ये लाया गया और सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद लाइन से सभी राज्य, सभी राजा महाराजा इसी सहायक संधि प्रणाली के तहत अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर लिए। इससे भी अंग्रेज़ों को संतोष नहीं मिला तो वो लेके आए हड़प नीति, व्ययगत का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इस नीति के तहत फिर राजाओं के राज्यों को हड़पना चालू किया गया। तो ये जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी अंग्रेज़ों की, इससे जो शासक वर्ग था वो बहुत बुरी तरह आशंकित हो गया। उनको अपने अस्तित्व पे खतरा मंडराता हुआ नजर आया। इस कारण वो भी मौके की ताक में थे कि कब उनको मौका मिले और वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ बिगुल बजा सकें। इसी प्रकार हम देखें कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये जो जागीरदार थे, सामंत थे, ज़मींदार थे, ताल्लुकदार थे, इन सब को बेदखल कर दिया। उनकी ज़मीनें वापस ले ली गईं, उन सबको टोटली बेरोजगार कर दिया गया। तो ये जो शासक वर्ग था, अभिजात्य वर्ग, जिसको हम सामंत कहते हैं, ज़मींदार कहते हैं, वो भी अंग्रेज़ों के द्वारा जब्ती बनाए जाने के खिलाफ में आ चुका था और वो भी मौके की ताक में था। तो राजनीतिक कारण भी कम जिम्मेदार नहीं, बहुत बड़े जिम्मेदार थे। इसी प्रकार हम क्रांति का एक सामाजिक कारण देखें तो भारत में अंग्रेजी नीति शुरू से प्रजाति भेदभाव के ऊपर आधारित थी। शुरू से अंग्रेज भारतीयों को काफ़ी निम्न दृष्टि से देखते थे, हे दृष्टि से देखते थे। भारतीयों को काला कहते थे, सुअर कहते थे, ब्लडी बास्टर्ड, दुनिया भर की गालियाँ देते थे। तो उनकी जो नीति थी भारतीयों को नीचे दबाए रखने की, और साथ में उपदेश देते थे भारत के लोगों को कि तुम लोग असभ्य हो, तुम लोग जंगली हो, हम तुम्हारे ऊपर इसलिए राज्य कर रहे हैं ताकि तुमको सभ्य बना सकें, तुमको सभ्यता का पाठ पढ़ा सकें। तो कहने का मतलब भारत में अंग्रेज़ों की जो सामाजिक नीति थी वो बहुत ज़्यादा भेदभावपूर्ण थी। इस कारण भी लोगों के मन में असंतोष था। इसी प्रकार भारत में जो अंग्रेज़ों की धार्मिक नीति थी ये भी कम जिम्मेदार नहीं थी। अनेक समय अनेक अधिकारियों के द्वारा ये राय व्यक्त की गई कि भारत में अंग्रेजी शासन का एक सूत्री कार्यक्रम है कि भारत को
ईसाई देश बनाना। और अंग्रेज़ों ने समय समय पे ऐसे कुछ काम भी किए कि जिससे भारत के लोगों को लगा कि हाँ, अंग्रेज़ भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। जैसे 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम में ये कहा गया कि धर्म परिवर्तन के बाद भी आपको अपने पूर्वजों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर आप इस धर्म को छोड़कर इस धर्म में आते हैं तो भी आपको आपकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। तो ऐसे कानून की वजह से भी भारत के लोग बहुत ज़्यादा आशंकित थे कि अंग्रेज़ उनके धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं। तो धार्मिक कारण भी इसके पीछे जिम्मेदार था। इसी प्रकार अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेज़ों ने भारत में बहुत सारे सुधार कार्य किए। जैसे उन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया, जैसे उन्होंने कन्या शिशु वध की जो प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उनके द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया, बाल विवाह पर रोक लगाया गया। तो कुल मिला के उनके ये काम अच्छे ज़रूर थे, लेकिन भारतीयों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया और भारतीयों को ये लगा कि अंग्रेज़ उनके धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं, अंग्रेज़ उनके धर्म को नष्ट कर रहे हैं। तो उनके अंग्रेज़ों के जो सामाजिक धार्मिक सुधार कार्य थे उसका भी बुरा प्रभाव पड़ा। खासकर जो रूढ़िवादी वर्ग था वो इस क्रांति में इसी कारण शामिल हुआ क्योंकि उसको अपना धर्म खतरे में नज़र आ रहा था। इसी प्रकार ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनमें भी कुछ असंतोष पहले से व्याप्त था। सैनिकों में असंतोष इस बात को लेकर तो था ही कि उनके साथ काले और गोरे का भेदभाव किया जाता है, लेकिन ये भी था कि जहां यूरोपीय सैनिकों को वेतन ज़्यादा दिया जाता उसकी तुलना में उसी काम के लिए भारतीय सैनिकों को 3 गुना कम वेतन दिया जाता। 3 गुना कम वेतन और बोनस में क्या मिलता भारतीय सैनिकों को? ये काले सुअर, ब्लडी बास्टर, दुनिया भर की प्रजाति गालियां दी जाती। तो इस कारण से सैनिक असंतुष्ट तो थे ही, लेकिन इसी समय कुछ ऐसे कानून बनाए गए जैसे 1854 का डाकघर अधिनियम। ये जब बनाया गया तो सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सुविधा मिलती थी वो छिन गई। इसी प्रकार से 1856 में सैनिक भर्ती अधिनियम बनाकर ये बता दिया गया कि जहां ब्रिटिश शासन को ज़रूरत होगी आपको वहां सर्विस करनी होगी, चाहे आपको समुद्र पार करना पड़े, चाहे अफ़गानिस्तान जाना पड़े। समुद्र पार करना मतलब उस समय धर्म भ्रष्ट कहा जाता था, अफ़गानिस्तान मुस्लिम क्षेत्र वहाँ तो ये सारे कारण सैनिकों को बहुत बुरी तरह से पहले से ही असंतुष्ट करके रखे थे। और इसी समय जब चर्बी वाले कारतूस का जब मामला आया तो भारतीय सैनिकों से रहा नहीं गया और उनका असंतोष फट गया, बाहर आ गया। मामला ये था कि 1856 में ब्राउन बेस राइफ़ल को हटाकर सेना में एक नई राइफ़ल लाई गई, एनफील्ड राइफ़ल, और इस राइफ़ल के प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए 3 स्थानों पर, एक दमदम, एक अंबाला और एक सियालकोट। और ये खबर कि एनफील्ड राइफ़ल के जो कारतूस हैं उनमें चर्बी का उपयोग किया गया है, ये खबर सबसे पहले कहाँ पर आई? तो याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा कि दमदम प्रशिक्षण केंद्र में सबसे पहले ये बात ओपन हुई, एनफील्ड राइफ़ल के कारतूसों में चर्बी का उपयोग किया गया है। और जब ये बात बाहर आई तो देखते देखते आग की तरह ये हर रेजिमेंट में फैल गई। इस कारतूस का प्रयोग करने से भारतीय लोग मना करने लग गए। क्यों? क्योंकि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी और इस कारतूस को उपयोग करने के लिए पहले दांतों से फाड़ना पड़ता था। गाय से हिंदू धर्म और सुअर से मुस्लिम धर्म, दोनों ही धर्म के सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थीं। और यही कारण है कि जगह जगह हम देखते हैं फरवरी में बहरामपुर, वहाँ के सैनिकों ने मना कर दिया, वहाँ की रेजिमेंट बर्खास्त कर दी गई। अंबाला में सैनिकों ने मना कर दिया, वहाँ की रेजिमेंट बर्खास्त कर दी गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटने लगीं। इन घटनाओं में 2 घटनाएं बहुत ज़्यादा चर्चित हुईं। पहली घटना है बैरकपुर छावनी की। बैरकपुर में 34वीं NI रेजिमेंट, यहीं पर एक सिपाही था, कौन? मंगल पांडे, और उसने क्या किया कि इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। और तो और अपने अंग्रेज़ अधिकारियों के ऊपर उसने गोली भी चला दिया। इस गोली चलाने में एक अधिकारी तो मारा गया और एक अधिकारी घायल हुआ। इस कारण से मंगल पांडे को मौत की सज़ा दे दी गई। ये घटना है मार्च 1857 की, और इस घटना के बाद बैरकपुर छावनी, बैरकपुर रेजिमेंट को बर्खास्त कर दिया गया। बात आई गई हो गई
फिर अगली जो चर्चित घटना घटी वो घटना घटी मेरठ में। मेरठ में 3री कैवेलरी रेजिमेंट, यहाँ के सैनिकों ने भी इन चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया और मना करने पर उन 85 सैनिकों को ब्रिटिश शासन ने मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया। 10 मई 1857 के दिन इन 85 कैदियों को जेल से मुक्त कराने के लिए भारतीय सैनिक एकजुट हुए और जेल पे धावा कर दिया। अपने 85 सैनिक साथियों को जेल से छुड़ाकर ले गए और तो और अंग्रेजी सेना के ऊपर आक्रमण भी किए और तो और अंग्रेजी सेना को पराजित करके मेरठ को भी जीत लिए। तो 10 और 11 मई इन 2 दिनों में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना को पराजित करके मेरठ को जीत लिया। उनका हौसला इतना बढ़ गया कि वो भारत की राजधानी कहाँ, दिल्ली की ओर बढ़ चले और जब दिल्ली की ओर बढ़ चले तो पहुँच गए 12 मई को दिल्ली में और वहाँ के जो मुग़ल बादशाह थे उस समय बहादुर शाह जफ़र, उनको भारत का बादशाह घोषित कर दिया। इस तरह से क्रांति शुरू हो गई 12 मई 1857 को और देखते देखते भारत के अलग अलग हिस्से में ये क्रांति फैल गई। इस क्रांति का नेतृत्व अलग अलग हिस्से में अलग अलग नेताओं के द्वारा किया गया, जिसको हम देखते हैं कि किस किस नेता ने इसे कहाँ कहाँ नेतृत्व प्रदान किया। तो ये क्रांति हम देखें सबसे पहले दिल्ली में जब सैनिक पहुँचे, बहादुर शाह को भारत का मुग़ल बादशाह उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 12 मई 1857। हम बहादुर शाह जफ़र की बात करें तो ये असहाय थे और अंग्रेजी पेंशन के ऊपर इनका गुजारा होता था और इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको सैनिकों ने अपना मुग़ल बादशाह डिक्लेयर किया है और मजबूरी में ही सही इन्होंने भारत की बादशाहत को स्वीकार कर लिया। एक योग्य शासक नहीं थे, लेकिन हाँ एक बहुत अच्छे साहित्यकार ज़रूर थे और ये जफ़र के नाम से शेर व शायरियाँ करते थे। जैसा कि मालूम होगा कि महान शायर मिर्ज़ा गालिब इन्हीं के साथ रहते थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे और बहादुर शाह जफ़र के सेनापति थे बख्त खान। तो इन लोगों ने दिल्ली में विद्रोह का झंडा उठाया और इसके बाद लखनऊ में विद्रोह हुआ। कब? 30 मई 1857 को वहाँ की बेगम हजरत महल के द्वारा विद्रोह का झंडा उठा दिया। हमको मालूम है कि 1856 में ही अवध का विलय कुशासन के आधार पर अंग्रेज़ों ने कर लिया। निर्णय के विरोध में हजरत महल के द्वारा विद्रोह किया गया और उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब डिक्लेयर किया 30 मई 1857। उसके बाद हम देखते हैं विद्रोह के आग पहुंची कानपुर और 5 जून को नाना साहब के द्वारा विद्रोह की शुरुआत कर दी गई। नाना साहब कौन? ये बाजीराव द्वितीय, जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उस युद्ध में मराठे हार गए। मराठा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे दिया गया। बाजीराव द्वितीय मरे तो उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, नाना साहब को गोद ले लिया। याद रखिएगा नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत। और चूंकि इनको गोद लिया गया था इसलिए अंग्रेज़ों ने इनकी पेंशन बंद कर दी। नाना साहब ने अपनी पेंशन को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों से खूब रिक्वेस्ट किया, अपना दूत बनाकर तुर्की में, ब्रिटेन में, फ्रांस में भेजा। जब सारी कोशिश व्यर्थ हो गई तो इन्होंने मजबूरी में ही सही 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया 5 जून 1857। और इनके सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा रामचंद्र पांडुरंग। और इसके बाद फिर आगे झांसी में विद्रोह हुआ। जून में ही रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा विद्रोह किया गया। इनका राज्य जो है हड़प नीति के तहत अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था, तो इन्होंने भी विद्रोह किया। और देखते हैं फिर जगदीशपुर में कुंवर सिंह। जगदीशपुर कहाँ पे? बिहार में आरा भोजपुर का जो एरिया है वहाँ के एक ज़मींदार थे कुंवर सिंह, उनकी ज़मींदारी को हड़प ली गई। इसी प्रकार से असम में वहाँ के दीवान थे दीवान मणिराम दत्त, उन्होंने भी विद्रोह किया। बरेली में खान बहादुर खान, फैज़ाबाद में मौलवी अहमद उल्ला शाह और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह। इस तरह हम देखते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नेताओं के द्वारा इस क्रांति को अपना नेतृत्व दिया गया। हम देखते हैं अंग्रेज भी एकजुट हुए और उन्होंने एक के बाद एक करके इन क्षेत्रों को जीतना चालू किया। सबसे पहली बारी आई दिल्ली की
और दिल्ली में जॉन निकलसन, हडसन, इन लोगों ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और दिल्ली को फिर से जीतने में सफल हो गए। कब? तो याद रखिएगा, सितंबर 1858 में दिल्ली को जीत लिया गया। जॉन निकलसन इसी के चक्कर में मारे गए और हडसन का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने बहादुर शाह के नाती पोतों को मरवा दिया था, तो जीत लिया गया। इसके बाद फिर स्पेशली एक सेनापति ब्रिटेन से नियुक्त किया गया। इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन से कॉलिन कैंपबेल को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा अच्छे से, कॉलिन कैंपबेल की नियुक्ति क्यों हुई थी? 1857 की क्रांति को दबाने के लिए। और कॉलिन कैंपबेल ने आक्रमण किया और कानपुर को दिसंबर 1857 में फिर से जीत लिया। और उसके बाद लखनऊ को भी जीत लिया। कब? मार्च 1858 में। और इसी प्रकार से झांसी में हम देखें तो जनरल हीरोज के नेतृत्व में आक्रमण किया गया और अप्रैल 1858 में झांसी को भी जीत लिया गया। झांसी से लक्ष्मीबाई आगे बढ़ गई ग्वालियर की ओर, इधर से तात्या टोपे भी उधर बढ़ गए और दोनों ने मिलकर फिर अंग्रेजी सेना का सामना किया, लेकिन टिक नहीं पाए। अंततः रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुई मारी गईं, ग्वालियर में मारी गईं। और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके एक के बाद एक करके सारे क्षेत्रों को अंग्रेज फिर से जीतने में सफल हो गए। तो ये क्रांति हम देखें, ये क्रांति मई 1857 से चालू हुई और सितंबर 1858 तक पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। फिर से पूरे भारत पर अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया। इस क्रांति के नेचर को लेकर, प्रकृति को लेकर बहुत विवाद है। अधिकांशतः अंग्रेज इतिहासकार इस क्रांति के नेचर को क्या देखते हैं? सैनिकों का विद्रोह था। उनका यही मानना है कि सैनिकों ने विद्रोह किया। सर सैयद अहमद खान उस समय ब्रिटिश सेवा में थे और बिजनौर में सदर अमीन के पोस्ट पर थे और उन्होंने 1857 पर एक बुक लिखा है। कौन सी? असबाब ए बगावत ए हिंद। और सर सैयद अहमद खान के द्वारा भी इस क्रांति के नेचर को सैनिक क्रांति ही कहा गया है। हम देखते हैं कुछ अंग्रेज इतिहासकार जो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, जैसे L.E.R. रीज, उनका ये मानना है कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध था। इसी प्रकार T.R. होम्स, उनका ये मानना था कि बर्बरता और ये सभ्यता के बीच युद्ध था, मतलब भारत के लोग बर्बर और अंग्रेज लोग सभ्य। इसी प्रकार से जेम्स आउट्रम का ये मानना था कि ये 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम थी। इस प्रकार हम देखते हैं कुछ अंग्रेज इतिहासकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस क्रांति को एक अलग ही एंगल से देखते हैं। दूसरी ओर हम देखें भारत के लोग, भारतीय इतिहासकार, तो उनमें से V.D. सावरकर का नाम आता है। V.D. सावरकर वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस क्रांति को भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, लेकिन ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है 1857 की क्रांति का। पहली बात तो प्रथम नहीं, कई बार हो चुका था और राष्ट्रीयता की भावना पूरी तरह इस क्रांति में शून्य थी। कोई राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि सभी नेताओं के अपने अपने स्वार्थ थे। कोई झांसी के लिए लड़ रहा था तो कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था। देखिएगा, V.D. सावरकर पहले थे जिन्होंने इस क्रांति को भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। इस नेचर को लेकर दो इतिहासकारों की राय बहुत ही चर्चित रही है। पहले इतिहासकार हैं R.C. मजूमदार, जिन्होंने इस विषय पर बुक लिखा और उनका ये मानना है कि भारत का यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम था। काफ़ी विवादास्पद उनका स्टेटमेंट है और वैसे देखा जाए तो ये प्रथम नहीं था। सभी को मालूम है कि 1857 की क्रांति के पहले ऐसे अनेक विद्रोह हो चुके, बहुत सारे विद्रोह हो चुके। सेना में भी कई बार, सेना में 1852 में, 1850 में, बैरकपुर में भी इसके पहले विद्रोह हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहली बार विद्रोह हो रहा हो, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले कई बार विद्रोह भारत में हो चुके थे। और यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ। तो आप याद रखिएगा कि 57 की क्रांति के ठीक पहले 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था,
संथाल विद्रोह कहाँ पर? संथाल परगना, जो कि आज के समय में झारखंड में पड़ेगा। और इसके नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। और 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ? तो वो भी आप याद रखिएगा, 1859-60 में बिहार और बंगाल के क्षेत्र में नील विद्रोह हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। बात हो रही है आरसी मजूमदार के स्टेटमेंट की, तो उन्होंने इसको प्रथम मानने से पूरी तरह मना कर दिया और उन्होंने राष्ट्रीय भी नहीं माना। उनका ये मानना था कि इस क्रांति में राष्ट्रीयता की भावना पूरी तरह शून्य थी। इस क्रांति में जितने भी सैनिक शामिल थे उन्होंने अंग्रेज़ों को भी वैसे लूटा जैसे भारतीयों को लूटा। मतलब इस क्रांति में जो भी लोग शामिल थे वो भारत के लिए शामिल नहीं थे। कोई झांसी के लिए, कोई बंगाल के लिए, कोई पेंशन के लिए। मतलब हम सब एक देश के निवासी हैं, ये भावना उस समय उस क्रांति में पूरी तरह शून्य थी। और वैसे भी उस समय भारत में राष्ट्रीयता की भावना शून्य थी। तो आरसी मजूमदार ने इस क्रांति को राष्ट्रीय भी नहीं माना और उन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं माना, शायद गलत किया। और इसी को लेकर हम देखते हैं एस.एन. सेन की राय देखी जाती है। एस.एन. सेन कौन? सत्येंद्र नाथ सेन, जिनको 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इस क्रांति के विषय पर लिखने के लिए सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस कार्य के लिए पहले आरसी मजूमदार को नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके मना किए जाने के बाद 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहास एस.एन. सेन ने लिखा है और उनकी बुक का नाम है 1857। शब्दों में लिखा है। उस बुक का नाम है 1857 और उस बुक में एस.एन. सेन ने साफ कहा है कि जहां इतने सारे लोग एक ही उद्देश्य से लड़ रहे हैं और वो उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना। भले अपने झांसी के लिए लड़ रहे हो, चाहे वो पेंशन के लिए लड़ रहे हो, लेकिन उद्देश्य तो एक ही है कि अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाना। इसलिए एस.एन. सेन ने इसको स्वतंत्रता संग्राम तो कहा है। ठीक है। इसी प्रकार हम देखें उस समय, मतलब 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रमुख विपक्षी नेता, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे बेंजामिन डिज़रायली। उन्होंने भी इस क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो हम देख रहे हैं क्या, जितनी मुंह उतनी बातें। इस क्रांति के नेचर को लेकर बहुत विवाद है। आखिर ये क्रांति सफल क्यों नहीं हो पाई? इस क्रांति की असफलता का कारण क्या था? तो हमको मालूम है इस क्रांति की असफलता के बहुत सारे कारण। पहला कारण है संसाधन का अभाव। भारतीयों के पास संसाधन थे ही कहाँ। जो शुरू में कुछ सैनिक विद्रोह में आए तो अपने साथ राइफल लेके आए और उनके साथ थोड़ी बहुत जो कारतूस लेकर आए, उससे जब तक काम चला तो चला। उसके बाद उन राइफल का उपयोग वो लाठी के रूप में करने लगे। तो भारत के लोग इस क्रांति में कैसे लड़ रहे थे? तलवार, भाला और लाठी से लड़ रहे थे। दूसरी ओर ब्रिटिश सेना के पास अत्याधुनिक हथियार, इनफील्ड राइफल थी। तो संसाधन के अभाव के कारण ये क्रांति असफल हो गई। और इसके अलावा हम देखें सीमित क्षेत्र में होना इस क्रांति की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये क्रांति पूरे भारत में हुई थी। जी नहीं, ये क्रांति उत्तरी भारत में, वो भी छोटे से हिस्से में हुई थी। अगर हम ध्यान से देखें तो बिहार का जो भोजपुर वाला क्षेत्र है, फिर यूपी पूरा मान लें और दिल्ली, बस इसी छोटे से हिस्से में क्रांति हुई थी। बाकी शेष भारत में कहीं कुल मिला के उस समय के ब्रिटिश भारत के 20% हिस्से में ये क्रांति हुई होगी। बाकी भारत इस क्रांति से पूरी तरह अलग बना रहा। तो सीमित क्षेत्र में होना इस क्रांति की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। इसी प्रकार से इस क्रांति की असफलता का एक और बड़ा कारण है सीमित जनाधार। आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि सारे भारतीय इस क्रांति में, जी नहीं, इस क्रांति में सारे भारतीय, सारे सैनिक भी शामिल नहीं हुए। जितने सैनिक इस क्रांति में अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, ज़्यादा सैनिक अंग्रेज़ों की ओर से लड़ रहे थे। उस समय ब्रिटिश सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक थे। उनमें से कुछ हज़ार सैनिक इस क्रांति में शामिल हुए और बाकी 2 लाख प्लस सारे सैनिक अंग्रेज़ों की ओर से लड़ रहे थे। इसी प्रकार हम देखें सारे राजा महाराजा, जी नहीं, झांसी की रानी, लखनऊ, नाना साहब, बस ये कुछ लोग ही इसमें शामिल हुए। अधिकांशतः लोग इस क्रांति से अलग रहे। इसी प्रकार से उस समय का जो शिक्षित वर्ग था वो भी इस क्रांति से पूरी तरह तटस्थ बना रहा। क्यों? क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए शिक्षित वर्ग भी इस क्रांति से पूरी तरह अलग रहा। इसी प्रकार इस क्रांति के असफल होने का एक बहुत बड़ा कारण कि उस समय के जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे
उन्होंने अंग्रेज़ों को सहयोग किया, चाहे वो सिंधिया की बात हो, चाहे वो पटियाला नरेश की बात हो, चाहे वो हैदराबाद के निज़ाम की बात हो, चाहे वो होलकर की बात हो। बड़े बड़े राजा महाराजा अंग्रेज़ों के साथ थे। अगर वो बड़े बड़े राजा महाराजा इस समय, इस क्रांति के समय अगर क्रांतिकारियों के साथ मिल जाते तो शायद 1857 की क्रांति सफल हो जाती। इसके अलावा हम देखें नेतृत्व का अभाव। हमारे नेता कमज़ोर नहीं थे, बड़े बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके उद्देश्यों को लेकर स्पष्टता का अभाव था, उनमें आपस में सामंजस्य का अभाव था। यही कारण है कि दिल्ली में विद्रोह अलग समय में हुआ, लखनऊ में अलग समय में हुआ, कानपुर में अलग समय, अलग अलग समय में आखिर क्रांति क्यों हुई? क्योंकि नेताओं में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं था, इस क्रांति को लेकर कोई योजना नहीं थी, और यही कारण है कि ये क्रांति बुरी तरह से असफल हुई। सिर्फ 1 साल के भीतर अंग्रेज भारत को फिर से अपने अधिकार में कर लेने में पूरी तरह सफल हुए। क्रांति के नेता थे या तो मारे गए या तो भारत छोड़कर भाग गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा भी कि नहीं पड़ा? तो इस क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव ब्रिटिश शासन के ऊपर पड़ा, और ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि फूट डालो और राज करो की नीति को शुरू कर दिया, और इसी नीति को कंटिन्यू लगातार अपनाने का परिणाम क्या निकला कि भारत का बंटवारा करना पड़ा और एक अलग पाकिस्तान बनाना पड़ा। तो ये फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत भारत में कब से हुई? 1857 की क्रांति के बाद से हुई। इसी प्रकार 1857 की क्रांति के प्रभाव की बात करें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अभी तक भारत में किसके नाम से शासन चला जा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन, मुकुट, राजा या रानी के नाम से डायरेक्ट चलाया गया। और रही बात ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसको 1874 में डिसॉल्व कर दिया गया। इसी प्रकार हम देख क्रांति का प्रभाव पड़ा कि 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई, और उस घोषणा में साम्राज्य विस्तार की नीति को छोड़ने की बात कही गई। उन्होंने साफ कर दिया अब हम किसी भी ज़मींदार की ज़मीन को नहीं हड़पेंगे, किसी भी राजा महाराजा के राज्य को नहीं हड़पेंगे। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को ये बहुत बड़ा सबक मिला कि राजा महाराजा वर्ग, ज़मींदार वर्ग अगर हमारे साथ हैं तो भारत की जनता उनका कुछ भी नहीं कर सकती। तो सबसे पहले उन्होंने यही काम किया कि इस वर्ग को अपना समर्थक बना के रखा। और 1857 की क्रांति का ये भी प्रभाव पड़ा कि वो साम्राज्य विस्तार की नीति को छोड़ दिए, लेकिन अब वो आर्थिक शोषण की नीति को अपनाने लगे। भारत के कोने कोने में रेल, ट्रेन और जहाँ जहाँ खनिज उनका दोहन किया, मतलब भारत का दोहन करने की नीति उन्होंने अपनानी शुरू कर दी। और इसी प्रकार से एक प्रभाव ये भी पड़ा कि सेना का पुनर्गठन किया गया, भारतीय सैनिकों की संख्या पहले से कम की गई, यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया। तो इस तरीके से थोड़े बहुत और प्रभाव पड़े। और हम देखें 1857 की क्रांति का प्रभाव चाहे पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, लेकिन आगे चलकर 1857 की क्रांति एक प्रतीक चिन्ह बन गई कि भारतीयों ने आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। तो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में 1857 की क्रांति का प्रभाव भारतीयों के मन मस्तिष्क में बहुत ज़ोर शोर से पड़ा। तो ये थी 1857 की क्रांति का विस्तार पूर्वक वर्णन इस विषय पर। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।